नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल योर टैब में आपका स्वागत है। आओ दोस्तों, मैं आपको एक अपने देश की दर्दनाक कहानी से आपको वापस से रूबरू कराता हूँ। भोपाल गैस कांड के बारे में। जैसे कि ये भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। इस कंपनी का नाम UCIL था और इस भोपाल गैस कांड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे मोहित भाई फुल सपोर्ट करेंगे, फुल इसकी जानकारी बताएंगे कब और कैसे क्या क्या हुआ था वहाँ पे। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मोहित भाई के पास। खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी काली रात की सच्चाई बताने जा रहे हैं। एक काली रात के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी देश की हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रात रही है। इस रात में ये समझ लीजिए आपकी हज़ारों लोग मारे गए हैं और हज़ारों लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी हो चुकी हैं जिनका लाइलाज बीमारी हैं, जिनका इलाज भी नहीं हो सकता, लाइक कैंसर जैसी बीमारियां हुई थी। और ये प्रॉब्लम होती है भोपाल गैस कांड के नाम से इस प्रॉब्लम को जाना जाता है। ये जो त्रासदी आई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना जाता है। नाम क्या था और ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो शशांक जी, ये दरअसल कहानी शुरू होती है अमेरिका से। ओके। साल 1917 में ये कहानी शुरू होती है अमेरिका से और एक कंपनी यूनियन कार्बाइड के नाम से बनाई जाती है। ये कंपनी स्टार्टिंग में अमेरिका में केमिकल्स और बैटरीज और टॉर्चेस इस तरह की चीज़ें बनाती थी और अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखे करीब 21 साल बाद इस कंपनी को इंडिया की ग्रोइंग मार्केट में इंटरेस्ट आया और 1938 में इस कंपनी ने इंडिया में कदम रखा। अच्छा। फिर उन इंडिया में आने के लिए उन्होंने क्या क्या मतलब सोचा कि इंडिया में ये बिजनेस चलेगा या नहीं, कैसे क्या सीन रहा, कैसे फैक्ट्री बनाएगी, क्या क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ। ये कंपनी अमेरिका से शुरू हुई थी और 1938 में जब ये इंडिया में आई तो इन लोगों ने अपना प्लांट सेटअप किया था भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो शशांक जी, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। ये जो कंपनी है अमेरिका से शुरू हुई, 1938 में ये इंडिया में आई। इन लोगों ने अपना प्लांट सेटअप किया भोपाल में मध्य प्रदेश में और इस कंपनी ने पहले आते ही बैटरीज और टॉर्चेस बनाने का ही काम शुरू किया और विद द टाइम इस कंपनी में इंटरेस्ट आया। इंडिया की ग्रोइंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को देखते हुए इन लोगों का इंटरेस्ट आया कि क्यों ना इंडिया में जो फसल उत्पादन होता है, इस फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया जाए जिससे लोगों का भी फायदा हो और अपना फायदा भी हो, मतलब अपने खुद के फायदे के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी को प्रॉफिट हो। जी बिल्कुल जी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये बात शुरू होती है, आपको मैं एक स्क्रीन पे एक इमेज दिखाता हूँ शशांक जी, वो आप इमेज देखना। वो आप इमेज देख के आपको दिमाग में क्या थॉट आता है उस इमेज से, आप वो इमेज देखिए। जी, एक बार इमेज दिखाइए। जी, आप स्क्रीन पे इमेज देखिए। ये जो आप इमेज दिखा रहे हैं, इस इमेज को देख के तो ऐसा लग रहा है कुछ मतलब इंसानों के साथ गलत होने जा रहा है। ये तो बड़ी नेगेटिव फोटो दिख रही है मेरे को। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे आप? जी शशांक जी, पर आप इस फोटो के बारे में बिल्कुल गलत हैं। अगर आप 1969 के टाइम में, 1966-69 के टाइम में हैं जी, तो आप इस इमेज के बारे में बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि मुझे मोहित जी थोड़ा ये लग रहा है इस फोटो में देख के, जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग से पीछे आगे किसान काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ केमिकल डाला जा रहा है उनके ऊपर या कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, ऐसा शो हो रहा है इस पिक्चर में। इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसमें कुछ चीज सही पकड़ पा रहे हैं, कुछ चीज सही से नहीं पकड़ पाए। अब मैं आपको बताता हूँ। इस इमेज में दरअसल ये दर्शाया जा रहा है कि ये जो केमिकल है ये खेत में डाला जा रहा है। किसान अपने बैलों से खेत को जोत रहा है और इस केमिकल को डालने के बाद ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जा रहा है कि इससे फसल उत्पादन दुगना तिगना होगा, फसल को कीट नहीं लगेंगे और ये देश की इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। जो पीछे आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं इसमें, ये देश की इकोनॉमी को दिखा रहा है और किसान की उन्नति को दिखा रहा है इसमें। आप समझ रहे हो ना? तो इस इमेज को अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो हमें इसको देख के बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है दिमाग में कि ये तो जी जमीन में जहर डाल रहे हैं। बिल्कुल। पर उस टाइम लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था।
उस टाइम लोगों में इस एड से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, जिससे यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी का इसका फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो मतलब इस केमिकल से मतलब एग्रीकल्चर वाले जो भी किसान है हमारे, उनको काफी फायदा मिला। बिल्कुल, इस कंपनी ने देखिए फायदा किसानों को भी बहुत ज्यादा हुआ था। इसमें यूनियन कार्बाइड के ने एक केमिकल लॉन्च किया था जिसका नाम था सेविन। आप केमिकल नहीं बोल सकते उसको, आप चलो पेस्टिसाइड बोल लो तो थोड़ा सा लोगों को समझने में आसानी होगी। तो यूनियन कार्बाइड ने जब ये अपना पेस्टिसाइड लॉन्च किया था इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, तो ये की फर्टिलाइजर बन गया था और इसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था और जो फसल का उत्पादन था वो दुगना तिगुना हो चुका था। लोगों का फसल का जो उत्पादन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। और यूनियन कार्बाइड जो अपना पहले काम तो कर ही रही थी, बैटरीज बनाना और वो सब तो कुछ चल ही रहा था, पर इसमें एक फ्लॉ रहा। विद द टाइम आते आते 1969 तक क्या सीन हुआ कि इस सेवन पेस्टिसाइड से क्या बोलते हैं इंस्पायर, इस सेवन पेस्टिसाइड से लोगों ने इंस्पायर होके और भी काफी सारी कंपनीज आ गई सेम इंडस्ट्री में। तो उससे क्या हुआ, ये मार्केट डाइवर्सिफाई हुई और लोगों के प्रॉफिट, जो यूनियन कार्बाइड के प्रॉफिट्स कम हुए एक हद तक तो ठीक था, पर जो नई कंपनीज आई उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा कम दाम पे बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, इस कंपनी की इस प्रोडक्ट में मोनोपोली थी, बट सेम प्रोडक्ट जब लोगों में और सस्ते प्राइस में मिलने लगा तो इस कंपनी को काफी ज्यादा बड़े लॉसेस भी होने लगे। तो वहां से इस कंपनी में मतलब क्या बोलते हैं ना, उल्टी गिनती इसकी होनी वहां से शुरू हुई थी। तो जैसे कंपटीशन बढ़ा तो इस कंपनी को लॉस होना भी स्टार्ट हुआ होगा ज्यादा हद से ज्यादा। जी, ये जो और नई कंपनी आई होगी मार्केट में तो काफी प्रॉब्लम भी आई होगी। बिल्कुल देखिए इसमें काफी सारे इंडियन इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा इसमें नुकसान होने लगा था। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, इस कंपनी में 51% स्टेक तो अमेरिकन का था और अराउंड 49% स्टेक था वो इंडियन इन्वेस्टर्स का था। तो लोगों को भी इसमें नुकसान हो रहा था और लोगों का भी काफी ज्यादा प्रेशर था। तो इस कंपनी ने इस काम के लिए कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी थी और 1975 आते आते इस कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस होने वाले, बड़े लॉसेस से ये कंपनी सफर करने लगी और अमेरिका से भी इस कंपनी के ऊपर प्रेशर था कि आप इसकी कॉस्ट रिडक्शन कीजिए कैसे ना कैसे करके। तो इन लोगों ने इसके लिए क्या किया, कॉस्ट रिडक्शन के लिए इन लोगों ने MIC की जो प्रोडक्शन होती है, MIC अब मैं आपको बताता हूँ, MIC बोले तो मिथाइल आइसोनाइट करके केमिकल होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIC बोला जाता है। उसकी प्रोडक्शन भोपाल में शुरू कर दी थी। जैसे पब्लिक, जैसे हमारी जनता को पता लगा होगा MIC का मतलब क्या होता है, मोहित जी ने उसका नाम बताया पूरा, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे मोहित जी? जी, MIC का जो पूरा नाम होता है उसको मिथाइल आइसोनेट बोला जाता है। कंपनी ने मिथाइल आइसोनेट को तो इंडिया में बनाना शुरू कर दिया और पर उसमें कॉस्ट कटिंग भी जो कर रहे थे इन लोगों ने, अपनी वर्कफोर्स रिड्यूस कर दी, कम पढ़े लिखे लोगों को काम पे रखना शुरू कर दिया, सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, अपनी कंपनी को मेंटेन भी नहीं कर रहे थे ढंग से। तो फिर इन सब फ्लॉज के चलते ही ये जो इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बता कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगी हुई कंपनियों में। जी, प्रॉब्लम नहीं, ये सब कॉस्ट कटिंग के नतीजा है। देखिए आपने इतना ज्यादा प्रॉफिट लिया है, ठीक है, और आप इंडिया की धरती के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में, तो फिर आप वहां के लोगों के आपको सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। आपको ये जान के अचंभा होगा कि इस कंपनी ने आज तक ये डिक्लेयर नहीं किया था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक केमिकल बना रहे हैं। लोगों में जो आसपास के 20-25 किलोमीटर का एरिया था, लोगों को पता भी नहीं था कि इतना डेंजरस केमिकल इस कंपनी में बनाया जा रहा है। फिर उससे मतलब जब लोगों को पता लगा या कुछ पता हुआ तो कुछ लोगों ने कुछ किया कंपनी के बारे में, किसी को कंप्लेंट वगैरह कुछ की, या कैसे रहा ये चलता रहा प्रोसेस? एक्चुअली ये लोगों में ऐसे शुरू हुआ कि इस कंपनी ना में रेगुलर लीक्स शुरू होने, जो इस कंपनी में एक्चुअली शुरू ऐसे हुआ, रेगुलर लीक्स होने लगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लोग समझने लगे कि ये तो ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अगर कोई पाइप डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करके ये लोग दोबारा यूज कर रहे थे। ये नहीं था कि उसको कभी भी इन लोगों ने रिप्लेस तक नहीं किया था, उन पाइप्स को ये लोग रिप्लेस नहीं करते थे, जिसके कारण कॉस्ट कटिंग में वो क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड होता है, उसको आप रिपेयर कर करके बार बार यूज करते हो ना, तो जो उसकी क्या बोलते हैं कैपेसिटी होती है ना, वो भी विद द टाइम कम हो जाती है और आप उसके ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए जो भोपाल की ट्रेड यूनियन थी, उन लोगों ने इसके ऊपर धरना भी दिया था और धरने में जो इस यूनियन कार्बाइड के जितने भी एम्प्लॉइज थे ना, उन सभी लोगों को जॉब से निकाल भी दिया गया था। मतलब सही काम के लिए स्टैंड लिया तो उनको निकाल दिया गया? जी, उन लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। ये अपना 1982 में ये
अखबार में भी आया था, पर इसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया था। और लोगों को जो आसपास में नेबरहुड में लोग रहते थे, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। तो 1981 में ये पहला इंसिडेंट हुआ था जब किसी की डेथ हुई हो इस कंपनी में MI6 के एक्सपोजर के कारण। और मोहम्मद अशरफ ने इसके बारे में अपने एक दोस्त राजकुमार केशवानी को भी बताया था, जो कि एक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। तो मोहम्मद अशरफ की डेथ के बाद जो राजकुमार केशवानी जी थे, उन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की थी और कंपनी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को एक्सेस भी किया था। और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने डिटेल इकट्ठी करके फिर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, बट उसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया था। 1982 में उन्होंने अपनी एक पहली रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसका उन्होंने टाइटल रखा था बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। क्या था टाइटल, एक बार दोबारा बताएंगे? बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा पहले ही लोगों को क्लियर हो जाता है कि ये जो चीज़ है कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, और ये बम है, एक तरीके के बम के ऊपर लोग रह रहे हैं, और ये जब किसी दिन भी फटा तो पूरे शहर को ले डूबेगा। शहर को क्या, ये पूरी स्टेट तक भी फैल सकता था। तो विद द टाइम क्या हुआ, 2 साल तक जब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, तो 1984 सितंबर में इस इंसिडेंट होने से करीब 3 महीने पहले भी राजकुमार केशवानी जी ने इसके ऊपर लिखा था। और 1984 में 26 सितंबर को वो लिखते हैं, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल। ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल। मुहाने बोले तो मतलब उसके किनारे बैठा है। तो आप लोगों को इस चीज से अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये कितना बड़ा बम के ऊपर बैठे हैं हम लोग। लोगों को अंदाजा हो भी जाता, पर लोगों को इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं थी वहाँ पे उस टाइम। बिल्कुल लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर भी काम कर रही थी वो भी ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी रखे थे उन लोगों ने, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। आपने बताया था। बिल्कुल। तो दिसंबर 1984 में ये मेजर इंसिडेंट होता है और मिथाइल आइसोनेट MIC गैस लीक होती है, ठीक है, 3 टैंक से। और उसमें से एक टैंक को वहाँ का एक बहादुर कर्मचारी बंद भी कर देता है। अगर वो उस टैंक से प्रेशर रिलीज नहीं करता तो ये पूरी स्टेट पे इफेक्ट डाल सकता था, बट उसने एक टैंक को खाली कर दिया था। उसमें थोड़ी सी गैस शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण सिर्फ 2 टैंक से ही फटे थे। और MIC जब लीक हुई और देन स्क्रबर के थ्रू गैस बाहर गई है, और जो स्क्रबर का काम होता है वो क्या होता है, हार्मफुल गैसेस को जला के उनको नॉर्मल एनवायरनमेंट में छोड़ने के लिए थोड़ा उसको सेट कर देते हैं। तो स्क्रबर के में से पूरी की पूरी गैस स्क्रबर बनता है, क्योंकि स्क्रबर में से पूरी की पूरी टॉक्सिक गैस निकली और वो धीरे धीरे करके पूरे भोपाल शहर में फैली और इसके कारण हज़ारों लोग मरे। लोगों को लंग्स कैंसर, बहुत तरह की बीमारियां, लोगों को खून की उल्टियाँ, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल्स में कुछ लोग ऑक्सीजन, क्या है ना, डॉक्टर्स पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ऑक्सीजन लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन से जो उसका एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ जाता है। हवा के संपर्क में MIC आते ही जहर बन जाती है, हवा और पानी के संपर्क में आते ही। तो ये हुआ था भोपाल गैस कांड में। तो एक तरीके से कहते थे उस दिन का दिन, मतलब 1984 में जो दिन रहा होगा बहुत ही ब्लैक दिन रहा होगा, ब्लैक डे रहा होगा। काली रात रही थी और 2 दिन तक लोग वह सांस तक नहीं ले पा रहे थे। मतलब बहुत क्रिटिकल मामला रहा है। जी बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो हमारे मोहित भाई ने आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करी। हम दोनों ने मिलकर आप सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि ये भोपाल गैस कांड में ये इतना बुरा दिन रहा होगा, पब्लिक कैसे परेशान हुई, क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको बताइए। हम चाहते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इससे सोचे कि आसपास में कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी गलत चीज़ें हो रही है, तो उसको कोई ना किसी को रिपोर्ट जरूर करे। लोग बागों के शहरों में फैक्ट्रियाँ हैं, आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल एक्शन ले सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों मैं आपको बताता हूँ, आजकल तो सीन ये भी है कि जो फैक्ट्रीज होती है ना, उनका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर ही आप ट्रस्ट करें, वहीं से आप ट्रस्टवर्दी सोर्स से देखें। और आपको मैं एक और बात बता दूं, 1984 में ये इंसिडेंट होने के बाद ही एनवायरमेंटल पॉलिसी एनेक्टेड हुई थी। उससे पहले एनवायरमेंटल पॉलिसी नाम का कोई भी एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल एक्ट जैसी कोई पॉलिसी उस टाइम एग्जिस्ट करती होती ना, तो इतना बड़ा कांड कभी नहीं होता। क्योंकि केमिकल की प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस कंपनी ने आज तक कभी किसी को कुछ बताया नहीं था कि हम लोग क्या बना रहे हैं और इसका सेफ्टी इवैक्यूएशन प्लान क्या है, अगर गैस लीक हो गई तो क्या होगा। सरकार ने एक्चुअली इनको केमिकल प्रोडक्शन का लाइसेंस देने से पहले ही कहा था कि आप ऐसा कि इवैक्यूएशन प्लान बनाइएगा
कि जिससे कि लोग वहाँ थोड़ा सा मतलब भाग सके अगर कोई दिक्कत हो जाए। तो इन लोगों ने पर ऐसा प्लान कभी बनाया ही नहीं था, तो पूरी की पूरी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस की सेफ्टी की वायलेशन की गई थी इसमें। आज की जानकारी के साथ हम ये कहानी का अंत हुआ है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मोहित जी कुछ कहेंगे आप लास्ट में? जी हाँ, आप हमारे शशांक जी का चैनल ऑल योर टाइप को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम साहब।